इसका फुल नाम है बेसिकली मूविंग कॉइल। गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक रफ स्ट्रक्चर यहां बनाया गया है। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, दो मैग्नेट हैं जो क्या क्रिएट कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। उसके प्रेजेंस में सिलेंडर पे लिपटी हुई एक कॉइल है। इसमें कुछ टर्न्स हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई n टर्न की कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगी और उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो कॉइल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कॉइल पे क्या लगता है, टॉर्क। तो इस कॉइल पे भी क्या लगता होगा, टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमना चाहेगी। तो अब जब घूमेगी तो इसको किसी धागे के जरिए या किसी स्पाइरल स्प्रिंग के जरिए पाइवोट किया जाता है कि जब इसको टॉर्क लगे तो ऐसा ना हो कि वो घूमता ही रहे, वो किसी एक जगह पे जाके रुक जाएगा। कब, जहां पर मैग्नेटिक टॉर्क और इस स्प्रिंग का अपोजिट टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, वहां चीजें जाके रुक जाएंगी। एक टॉर्क चाहता है इसको किसी सेंस में घुमाना और दूसरा स्प्रिंग का टॉर्क उसके खिलाफ ही लगेगा, तो कहीं ना कहीं जाके ये सुई रुक जाएगी। इतना आप सबको समझ में आ रहा है कि टॉर्क लगने की वजह क्या है। हम लोग पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं यार। ये नॉर्थ साउथ पोल है और ये एक कॉइल है जिसमें ऐसी बाइंडिंग लिपटी हुई है। इसका टॉप व्यू नजर आ रहा है। अगर मैं इस कॉइल का कहूं कि करंट क्लॉकवाइज है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है जिसके प्रेजेंस में इस कॉइल को रखा गया है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तुम जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में, और ये कुछ गोलाकार मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ से निकल रही, साउथ पे समा रही। तो अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और इसका प्लेन सेम है, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बोलूं तो एरिया वेक्टर ऊपर है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत घूम भी जाए ना तो वो एंगल 90 ही रहेगा। कारण, क्योंकि ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती है, इसलिए ये 90 वाला मामला डिस्टर्ब। और जब 90 डिग्री पे कोई कॉइल रखी हो तो उसको टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है, क्या हमने पढ़ा है, हाँ, NIAB, यस। ये कॉइल है और मैं कह रहा हूं इस समय ये टॉर्क महसूस कर रही है और वो टॉर्क कितना होगा, NIAB साइन 90, यानी कितना, NIAB। तो ये रुक क्यों गई थोड़ी घूम के, भाई टॉर्क महसूस कर रही है तो इसको तो और घूमना चाहिए था। रुकने की वजह क्या है, क्योंकि इसको इस स्पाइरल स्प्रिंग ने या धागे ने एंटी टॉर्क दिया है। अगर हम किसी धागे को भी ऐसे लटकाओ धागा, उसको ट्विस्ट करते हैं तो अपने ट्विस्ट होने का वो अपोज करता है। कोई स्प्रिंग को भी अगर जबरदस्ती ट्विस्ट करते हैं तो वो अपने अपोज वाइंड होने का अपोज करता है ना। ये स्पाइरल स्प्रिंग उसी तरह की है जो चाबी वाले खिलौने आते थे पहले जमाने में, उससे चाबी भरो तो वो बंद जाती है ना। और जितनी ज्यादा चाबी भरोगे उस स्प्रिंग का अपोज भी उतना ही ज्यादा होता है। तो धागा से, अगर धागे से बांध के लटका दिया गया है, ये स्प्रिंग ना भी लगाते तो भी अपोज होता, लेकिन तब अपोज कम होता है ना। उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड टाइप। और अगर स्प्रिंग लगा दी गई तो उसको क्या बोलते हैं, पाइवोटेड टाइप। है दोनों ही गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दोनों ही हैं। कुल मिलाकर ये धागा या स्प्रिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि मैग्नेटिक टॉर्क को अपोज करने वाला कोई टॉर्क जनरेट हो जाए और ये इंडिकेटर किसी एंगल पे जाके रुक जाए। तो मैंने कहा यार कहां रुकेगा, क्या बताओ, जब मैग्नेटिक टॉर्क और ये जो पाइवोट का टॉर्क है वो बराबर हो जाएंगे तभी रुकेगा। मैग्नेटिक टॉर्क क्या है, NIAB। पाइवोटेड टॉर्क को मैं C थीटा लिख रहा हूं। जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी, खैर, जब हम लोगों ने स्प्रिंग पढ़ा तो KX पढ़ा था, जितना ज्यादा X उतना ज्यादा फोर्स, है ना। उसी तरह की बात ये होती है कि जब किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं तो जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा टॉर्क, फोर्स नहीं टॉर्क। खींचने समय
फोर्स की बात होती है और घुमाते समय टॉर्क की बात होती है। तो जितना ज्यादा घुमाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। तो इसको मैंने kx की तरह c थीटा लिख दिया है, k की जगह c और x की जगह थीटा। एंगल ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा। ये टॉर्क अपोजिंग है, ये टॉर्क मैग्नेटिक है। दोनों जहां बराबर हो जाएंगे उतने एंगल पे ये कॉइल जाके रुक जाएगी। अगर मैं कहूं कि एंगल का लेना देना किन चीजों से है, तो देखो यार NAB/C × I इतनी चीजों से है, जिसमें यार NABC ये सेटअप का हिस्सा है। इसको हम क्या बदल सकते हैं? हाँ, टाइम कहाँ है पूरे फॉर्मूले? अच्छा आई। अगर हम आई बदलेंगे यानी यार इस कॉइल को इस वायर के जरिए करंट जा रहा होगा और यहां से निकल रहा होगा, जो भी करंट, ये आई अगर हम बदलेंगे तो क्या थीटा भी, सीधी बात है, आई ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, टॉर्क ज्यादा तो थीटा ज्यादा। क्या जनता समझ पा रही? तो क्या इसको पहली नजर में देखते ही एक ख्याल सबके मन में आएगा कि एक डिवाइस बना है जो करंट का मेजरमेंट कर सकता है? नहीं, जितना ज्यादा करंट, क्या ये कॉइल उतना ही ज्यादा घूमेगी। अगर इसके साथ एक इंडिकेटर अटैच कर दो, नहीं, यहां मैंने एक इंडिकेटर बना दिया और यहां पे मैंने सिंबल बना दिए, निशान बना दिए हैं 0 1 2 3 करंट का। तो सोचो इस समय 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पियर यहां लिख दो। इस समय 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो यहां 5 एम्पियर लिख दो। क्या यहां एक बार हम मार्किंग कर दें, कैलिब्रेशन कर दें कि कितने एम्पियर पे करंट है, ये हम किसी दूसरे मेथड से पहले करंट पता करें और सुई जहां घूमी है वहां पे वो लिखते जाएं, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? कम से कम ये रिलेशन हमें यही सजेस्ट कर रहा है ना? रिलेशन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? सजेस्ट गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड, किसकी तरह? यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? इस रिलेशन से साइंटिस्ट के मन में एक उम्मीद बंधी कि करंट मेजर करना है, ऐसा सेटअप बना दो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल, वहां जाके लिख दो कि कितना करंट है तो हमें करंट मेजर हो जाएगा। कहानी इतना ही नहीं, अभी एक और फायदा है इसका। अच्छा मुझे बताओ, करंट आने के पीछे वजह क्या होती है? करंट आया है तो इस वायर में हमने क्या बैटरी लगाई होगी एक? नहीं, तभी तो करंट आया होगा। मान लिया इस गैल्वेनोमीटर के पूरे वायर का रेजिस्टेंस Rg है। Rg क्या है? पूरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो बताओ इसका I इस Rg से रिलेटेड होगा और V से। हम I की जगह क्या लिख सकते हैं इसी रिलेशन में? क्या लिख सकते हैं? V/Rg। अब Rg को मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि Rg भी फिक्स पैरामीटर है। सेटअप नहीं चेंज हो रहा तो Rg, क्या सेटअप नहीं चेंज हो रहा तो इतनी चीजें नहीं बदलेंगी। हम क्या इजीली बदल सकते हैं? बाहर से लगाई जाने वाली बैटरी का वोल्टेज। क्या V बदलेंगे तो बिल्कुल ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम कह सकते हैं सोर्स वोल्टेज जिसने करंट फीड किया है उसका मैग्नीट्यूड बदलोगे तो क्या थीटा बदलेगा। क्या ये रिलेशन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? हाँ, रिलेशन सजेस्ट गैल्वेनोमीटर can be used to measure potential difference। potential difference यानी यार अभी हमें यार गैल्वेनोमीटर के इसी सेटअप से दो चीजें मेजर होने की उम्मीद बंधी है। दो चीजें, करंट मेजर करना है तो ये, और वोल्टेज मेजर करना है तो ये। सर्दी है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने टाइम बदल दिया है, काफी पहले कर दिया।
एक चीज हम लोग यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। मुझे बताओ आई बहुत कम है, बहुत छोटा सा करंट मैंने इसको फीड किया है, फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका सुई घूमे। आई छोटा से छोटा, फिर भी मैं उसकी सुई घुमाना चाहता हूं, मतलब थीटा बढ़ाना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या बड़ा हो तो थीटा बड़ा हो जाएगा? ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को बड़ा करने पर, ये फैक्टर अगर बहुत बड़ा है तो आई छोटा भी होगा तो भी थीटा ठीक ठाक आ जाएगा। अब ये फैक्टर कई कारणों से बढ़ सकता है। क्या क्या कारण है? एन बड़ा हो, ए बड़ा हो, बी बड़ा हो, या सी कम कर दे। तो यार इस फैक्टर को हम एक नाम देने वाले हैं, और बहुत लॉजिकल नाम है। क्या बताओ? थीटा आई के प्रोपोर्शनल है, और ये फैक्टर जितना बड़ा होगा जो आई के बगल में है, तो वो छोटे से छोटे करंट के लिए भी एंगल घुमा देगा। तो इस फैक्टर का हमने नाम दिया करंट सेंसिटिविटी। लॉजिकल नाम है। करंट, कितने छोटे करंट को सेंस कर सकता है, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर जितना बड़ा होगा उसकी करंट सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगी। ये जनता समझ पा रही है? तो करंट सेंसिटिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये जरा लिख लेते हैं। NAB/C, है ना। और ये क्या डिनोट कर रहा है? इस फिजिकल पैरामीटर की फीलिंग क्या है कि बारीक से बारीक मेजरमेंट, बारीक से बारीक करंट का मेजरमेंट करने के लिए ये पैरामीटर बड़ा होना चाहिए। ये जितना बड़ा होगा वो उतना ही बारीक करंट को मेजर कर पाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, करंट सेंसिटिविटी की यूनिट के लिए तुम NAB और C के चक्कर मत पड़ो। क्या SI बराबर थीटा बाई आई है? तो हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं रेडियन पर एम्पियर। ये लिख सकते हैं रेडियन पर एम्पियर। मुझे बताओ, छोटे से छोटे वोल्टेज के लिए भी थीटा ठीक ठाक हो, उसके लिए इस फैक्टर का बड़ा होना जरूरी है। तो इस फैक्टर को हमें क्या नाम देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, तो अगला नाम हमने दिया है वोल्टेज सेंसिटिविटी, SV, NAB/CR। अब यार इसको अलग अलग मुझे बताने की जरूरत नहीं। बताओ, किसी डिवाइस की करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना हो तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए? या सी कम करना चाहिए। ये तो फॉर्मूले में ही दिख रहा है, इसको कोई नोट्स के फॉर्म में लिखने की क्या जरूरत है? बता यार, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीका है? एन बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, बी बढ़ा दो, या सी कम कर दो, आर कम कर दो। कुछ भी कम करके हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सी को हम लोग टॉर्क कांस्टेंट या कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो सी आया है, जैसे के को फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, तो सी का नाम क्या है? टॉर्क कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होने वाली है? वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होने वाली है? बता, SB का फॉर्मूला थीटा बाई वी बनेगा, रेडियन पर वोल्ट, इसकी यूनिट बन जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि सेंसिटिविटी की यूनिट डिवीजन पर एम्पियर लिखा होता है या डिवीजन पर वोल्ट लिखा होता है। जैसे मैं कह दूं कि ये एक डिवीजन 2 रेडियन का है। कितने रेडियन का? 2 रेडियन का। ये इसकी यूनिट है रेडियन पर एम्पियर। ये मान लिया इसका सॉल्व करके आंसर आता है 5 रेडियन पर एम्पियर या 6 रेडियन पर एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी सेंसिटिविटी 6 रेडियन पर 1 एम्पियर शो कर रहा है। यानी 1 एम्पियर
फ्लो कराने पर ये कितने रेडियन बढ़ जाता है? 6 रेडियन। तो बताओ वो कितने डिवीजन आगे बढ़ जाता है? 3। क्यों? क्योंकि 2 रेडियन का। तो अगर मुझे एक डिवीजन कितने रेडियन का है, मान लिया वो 2 रेडियन का है या n रेडियन का है, वो n यहां डिवाइड कर दे, या कुछ भी x रेडियन का है वो x यहां डिवाइड कर दे, तो इसी की यूनिट फिर क्या बन जाएगी? डिवीजन पर एम्पियर। इसकी भी क्या बन जाएगी? डिवीजन पर वोल्ट। ये एक्चुअली जरूरत इसकी कभी नहीं पड़ती, मैंने कोई क्वेश्चन इस पे देखा नहीं है, बट यूनिट ये देखने को मिलेगी। क्या? रेडियन पर एम्पियर की जगह क्या लिखा मिलेगा? डिवीजन पर एम्पियर या डिवीजन पर वोल्ट। तो ये समझ में नहीं आता, सर ने तो रेडियन पर एम्पियर रेडियन पर डिवीजन वोल्ट बताया है, तो ये अचानक से कहां गया डिवीजन? तो यूनिट कुछ भी हो, थोड़ा सा मीनिंग का अंतर है। क्या जनता समझ पा रही है क्या अंतर है ना? एक्स रेडियन पर डिवीजन अगर ये पता हो, एक्स रेडियन पर डिवीजन, तो एक्स से डिवाइड करने पे वो यूनिट बदल जाती है। बस इतनी बात यहां अलग से कहीं लिख लो, है ना? तो यार इतना सब जानने के बाद हमें इस बात की खुशी है कि ये डिवाइस करंट भी मेजर कर सकता है और वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। लेकिन ये खुशी बहुत देर की है नहीं, क्योंकि अभी एक समस्या सामने आने वाली है। यानी गैल्वेनोमीटर इतना भी बढ़िया डिवाइस नहीं है जितना अभी हम समझ रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अब हम एज ए मीटर यूज करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ऑलरेडी 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और हम सोच रहे थे कि इसका करंट हम उस डब्बे की मदद से मेजर करेंगे। पहले तो जनता मुझे बताए कि इसमें करंट इस समय है कितना? 10/5 यानी कितना है? 2 एम्पियर है। तो क्या अगर हम इस जगह पर डिवाइस लगाएं तो वो रीड करके क्या देगा? हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 एम्पियर दे। तो हम अपना डब्बा उठा लाए और यहां लगा दिया, वही गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा उठा के लाए, यहां लगा दिया। ये उसका सिंबॉलिक डायग्राम है। अंदर क्या है तुम्हें पता है, अंदर वो ऐसा कुछ ये पूरा है और फिर वहां कॉइल है उसका अपना। क्या बता, इस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? तो जब हमने ये डब्बा यहां लगाया जहां करंट मेजर करना था, तो वो डब्बे के साथ उसका रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ गया कि नहीं? मान लिया इस डब्बे का रेजिस्टेंस 15 ओम है, इसका आरजी। तो बता यार इसका करंट कितना हो गया? अब न्यू करंट कितना हो गया? न्यू करंट आफ्टर गैल्वेनोमीटर, आफ्टर अटैचिंग गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? बोलो। I बराबर 10/20। अरे भाई 5 इसका था, 10 इसका हो गया, तो ये कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। तो ये डब्बे ने तुरंत 0.5 एम्पियर दिखा दिया। तो क्या ये हमारे लिए अच्छी चीज है? हम जिस करंट को मेजर करने गए थे वो था 2 एम्पियर, डब्बा आया उसने करंट ही बदल दिया सर्किट का और कह रहा इसमें 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो ऐसा डब्बा बेकार है। कुछ डब्बे फेंकने के लिए होते, ये उस लायक है। बात क्लियर है? तो अब एक बात तो समझ में आई कि अगर हमें किसी डब्बे को एज एमीटर यूज करना है तो उसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। नहीं, तो एक रिक्वायरमेंट समझ में आई है, टू यूज अ डिवाइस एज एमीटर, its resistance should be very small, should be very small। हो सके तो वो जीरो ही होना चाहिए कायदे से। तो लेकिन अब जीरो रेजिस्टेंस का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
तो हम कहते हैं कि ठीक है ना के बराबर हो, वायर जितना रेजिस्टेंस होगा तो चलेगा, भाई कुछ तो रेजिस्टेंस वायर में भी होता ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यार इतना इस डब्बे को हम ऐसे तो फेंक नहीं सकते, किसी कुछ तो काम समझ में आ ही रहा था। तो हम क्या करने वाले, इस गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस कम करने वाले हैं। नहीं तो हम वी एड अ पैरेलल शंट। वैसे मैं बता दूं, शंट का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑन गैल्वेनोमीटर। हम गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल शंट यूज करने वाले हैं, पैरेलल शंट यूज करने वाले हैं, वो भी बहुत स्मॉल। हम लोगों ने, अगर तुम्हें याद हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात हमेशा करी है कि जब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो छोटे वाले रजिस्टर से भी छोटा आता है। जैसे मैं एग्जांपल पे दिखाऊं कि अगर एक रेजिस्टेंस 20 ओम है और बगल में जो रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम है, इनका अगर कोई इफेक्टिव रेजिस्टेंस लाएगा तो वो आएगा 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 20 प्लस 0.2। ये कायदे से 20.2 हुआ, 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 20.2। तो यार इससे इसको काटोगे तो लगभग एक आएगा, एक से बल्कि थोड़ा बड़ा ही आएगा। तो क्या इसका आंसर लगभग, यानी छोटे वाले के से भी कम आएगा, 0.2 से भी। क्या जनता समझ पा रही है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा जो था, यानी ये गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा मतलब क्या, ऐसा कुछ, ये पूरा अरेंजमेंट, इस डब्बे के साथ हमने क्या किया है, एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा है पैरेलल में, और इस नए डब्बे का नाम क्या लिख दिया है, एमीटर। इस डब्बे का नाम क्या था, और अब एक रजिस्टर लगा के उसकी पैकिंग कर दी और उसका नाम क्या रख दिया, एमीटर। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में बस इतना ही अंतर होता है, गैल्वेनोमीटर के डब्बे में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है तो बन क्या जाता है, एमीटर। तो ये समाधान साइंटिस्ट ने कहा, देखो अब हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया कि नहीं। तो समस्या आती है, साइंटिस्ट सुलझाते हैं, फिर नई समस्या आती है तो फिर सुलझाते हैं। तो सोचो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सोचो 20 ओम था और इसका 0.2 ओम है, तो अब क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा कि नहीं। इससे क्या हुआ कि अब जिस सर्किट में ये जाएगा कम से कम उसका करंट बदलेगा नहीं, ना के बराबर बदलेगा। भाई अब 5 ओम में अगर 0.2 ओम बढ़ जाएगा तो उससे करंट एकदम थोड़ी बदल जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो हमने एक समस्या फेस करी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से सर्किट को डिस्टर्ब करता है। तो समाधान क्या मिला कि हमने उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया, और इस नए समाधान के साथ हम लोग फिर गए करंट मेजर करने। बोलो कुछ आइडिया। हम मतलब इंसानों की बात चली, जब हम बोले तो इसका मतलब किसी ने सुलझाया, तो हम भी इंसान हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे फक्र महसूस करो अपने साइंटिस्ट पे। अच्छा हाँ, ना सुलझाते तो बस इतना ही पढ़ना पड़ता। अभी इतना ही नहीं, और देखो हम यार सुलझा के पहुंचे उसी डब्बे का क्या मेजर करने। अब इस एमीटर वाले डब्बे को यहां लगाया, तुम्हें पता है एमीटर के अंदर मॉडिफाइड है सब कुछ, क्या क्या है, एक गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा है और उसके पैरेलल में क्या है, एक रेजिस्टेंस है ऐसा। और ये हमें जो है जाके कहां लगाना है, ये हमें जाके कहां लगाना है, वहीं जहां 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। ये हमारी 10 वोल्ट की बैटरी थी, है ना। अब मुझे बताओ कि हम 2 एम्पियर का करंट मेजर करने जा रहे थे, हमारा इंडिकेटर किस में लगा है, गैल्वेनोमीटर में, तो वो 2 एम्पियर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इस 2 एम्पियर के रास्ते में दो रजिस्टर हैं, एक लगभग 15 ओम का था, मेरे इस एग्जांपल में 15 ओम था,
मैं थोड़ा इजी करने के लिए 20 कह रहा हूं। चलो ये 20 ओम था, ठीक है। 20 और 5 25, 10 में 25 जाएगा तो लगभग 4 एम्पियर आ रहा था। तो हम जो है 2 एम्पियर मेजर करने गए थे और पहुंच कितना रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि डब्बे का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो लगभग 2 ही एम्पियर रहेगा। अरे भाई सोचो कि इस डब्बे का रेजिस्टेंस मात्र 0.2 ओम होता तो इसका 5.2 हो जाता, तो करंट में कोई फर्क पड़ता क्या, 2 एम्पियर। तो मैंने कहा 2 एम्पियर जा रहा है, लेकिन 2 एम्पियर के रास्ते में 2 डब्बे हैं। एक डब्बे का रेजिस्टेंस कितना है, एक डब्बे का रेजिस्टेंस कितना है 20 और एक का कितना है 0.2, 100 गुने का फर्क है। एक का 20 और एक का 0.2, कितने गुने का फर्क है 100 गुने का। कौन कम रेजिस्टेंस का है 0.2 वाला। तो फिर इसका मतलब 2 एम्पियर का मैक्सिमम पोर्शन तो इसी में जाने वाला है, यानी कुल मिलाकर 2 एम्पियर का 1.96 एम्पियर यहां जाने वाला है। ये मुझे लगता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, और मात्र 0.02 एम्पियर कहां जाने वाला है यहां। अरे भाई हम लोगों ने पैरेलल रास्तों में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, I1:I2, वो लगभग कितने गुने का होगा 100 गुने का होगा। ये रेशियो लगभग 100 गुने का है। तुम्हें समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो बस ऐसे समझो, इसमें बहुत ज्यादा करंट जाएगा और इसमें कम जाएगा। अच्छा बताओ, इंडिकेटर तो इसी में लगा था तो वो क्या इंडिकेट करेगा, बहुत कम करेगा। हम मेजर करने किसको गए थे, इसको, और दिखा क्या रहा है 0.02। तो साइंटिस्ट फिर से हताश हो गए कि यार ये तो यार एक समाधान निकाला था कि रेजिस्टेंस का कम होगा, समाधान निकल आएगा, डब्बा रजिस्टर सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो सर्किट को तो डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल 0.2 ओम के आसपास है तो ठीक है, करंट अभी भी कितना जाएगा 10/5.2, लगभग कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो इसने सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया, अच्छी बात ये रही, लेकिन खुद डिस्टर्ब हो गया, खुद डिस्टर्ब नहीं हो गया। तो अब एक साइंटिस्ट ने समाधान निकाला इसका भी। क्या समाधान, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि डब्बे को बेवकूफ बनाते हैं, ये निकल के किसी को बोलने वाला तो है नहीं कि हमको 0.02 मिल रहा है, तो जब ये 0.02 वाले इंडिकेशन पे जाए तो वहां लिख देंगे 2 एम्पियर। नहीं समझे, बशर्ते इस मेन करंट और गैल्वेनोमीटर वाले करंट में एक प्रॉपर लीनियर रिलेशन होना चाहिए। लीनियर रिलेशन मतलब जब यहां 2 जा रहा है तो इसमें 0.02 जा रहा है, तो जब यहां 5 जाए तो इसमें 0.05 जाए। अगर इसमें और इसमें लीनियर रिलेशन है तो क्या दिक्कत है, मिले कुछ लिखो कुछ, कौन सा डब्बा बोलेगा नहीं हमको इतना नहीं मिल रहा है। क्या जनता समझ पा रही। ऐसा होता है कई बार कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत सारी हायरकी होती है, तो बहुत नीचे लेवल पे जब उनके प्यून और छोटे मोटे अटेंडेंट हायर किए जाते हैं तो उनको बोला जाता है देखो बेटा तुमको मिलेगी तो 8,000 सैलरी, मगर तुमको जो वाउचर भर के और सिग्नेचर करके देना है वो 16,000 पे देना है। यस होता है, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे अब होने लगा है। कैमरे के सामने क्या बोलूं, ये सब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। पहले मैं सोचता था क्या ये कितने एरोगेंट टाइप के प्यून रख लिए हैं इन लोगों ने, कैसे लोग रख लेते हैं, जरा भी तमीज नहीं है ये नहीं। तो फिर मुझे समझ आया भाई जो आदमी 8,000 पे यहाँ काम करेगा उसमें कितना कितना भाई कितना एडजस्ट करेगा वो, और वो भी 9-9 घंटे की ड्यूटी 10-10 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं, उसको इतना कम सैलरी दे रहे हैं, तो वो तो इसी उसमें रहता था जब चाहो तब छोड़ के चले जाएंगे। जो इस पे रहेगा जब चाहो तब छोड़ के चले जाएंगे तो वो क्या एडजस्ट करेगा। तब मुझे पता चला पेन उधर भी है। फिर मेरे सारा दिमाग से उतर गया कि और खुद ही बोला कि सर इतना लिखवाते हैं हमसे। तो मैंने कहा यार बताओ यार, सरकारी कंपनी में सुना था कि सरकारी में ये सब चलता है, प्राइवेट में चल रहा है, और वजह क्या है कि हायर अथॉरिटी स्लीपिंग मोड पे है, उनको दिख रहा है कि यार सेंटर से ओवरऑल कमाई आ रही है तो हमको क्या फर्क पड़ता है, ये चल रहा है दुनिया में। खैर उसको अपने पैसे से मतलब रहता था, उसको अच्छा खासा मिल रहा था। जब जब फाइनेंशियल क्रंच आता था तो सब फैकल्टी की कटौती हो जाती थी, बस वही एक आदमी था जिसकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
सुना है वेंटिलेटर पे है। हाँ भाई, 2 एम्पियर का करंट। तो मैं क्या बता रहा था कि डब्बे को बेवकूफ बनाया जाएगा। इसको दिया जाएगा 0.02 और उसके ऊपर लिखा क्या जाएगा 2। जब इसको 0.05 जाएगा तो लिखा क्या जाएगा 5। तो ठीक है, डब्बे को करना है, कौन सा ये इंसान है, लिविंग थिंग ही नहीं है तो इंसान क्या भी, मतलब ये नॉन लिविंग है तो इसको बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट एग्जाम के, तो क्या ऐसा रिलेशन होता है मेन करंट आई और डब्बे में जाने वाले आईजी में? तो यस, आई और आईजी में हम ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। वो रिलेशन मैं सीधे दे रहा हूं, है ना, क्योंकि उसके चक्कर में पड़ोगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला। तो रिलेशन क्या है, आई बराबर आई जी 1 प्लस आर जी बाई आर एस। कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, लेकिन एक और तरीका याद रखने का, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आरजी का पूछा जाता है, आरएस का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ऐसे एक्चुअली मुझे याद रखना ठीक लगता है, और याद रखने की वजह भी कि आईजी छोटा है। मुझे बताओ आरजी और आरएस में कौन बड़ी वैल्यू होती है? आरजी, तो आरजी बाई आरएस एक बड़ा फैक्टर बन गया, उसमें एक जुड़ गया तो और बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ी चीज जब छोटे से जुड़ेगी तो आई बड़ा ही होगा भाई। आई और आईजी में कौन बड़ा होता है, आई बड़ा होता है। तो ऐसे मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है, बट हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। रिक्वायरमेंट क्या है, आर जी अपॉन आर एस इंटू आई जी। मैंने यार आई जी अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर शिफ्ट कर दिया है, तो आर एस का आंसर आएगा आर जी आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। इसको भी याद रख सकते हैं यार, बल्कि ज्यादातर लोग इसको कैसे, बताओ आई जी बड़ा या आई माइनस आई जी बड़ा? आई जी बड़ा या आई माइनस आई जी बड़ा? आई माइनस आई जी बड़ा, क्योंकि आई 2 एम्पियर के लेवल का, आई जी मात्र 0.02 एम्पियर, तो नीचे वाला बड़ा। अब मुझे बताओ, बड़ी चीज जब डिवाइड होगी इसमें तो ये फैक्टर 1 से काफी, और वो आरएस से मल्टीप्लाई हो, आरजी से मल्टीप्लाई हो, तो आरएस भी बहुत, तो आरएस भी तो छोटा ही होता है, स्मॉल होता है कि नहीं? तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आई जी अपॉन आई माइनस आई जी है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहेगा कि मेन करंट 2 एम्पियर है और गैल्वेनोमीटर करंट 0.02 है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इतना है, बताओ कितना शंट जोड़ना पड़ेगा? समझ पा रहे हो? शंट जोड़ना है अगर ये बताना है तो ये फॉर्मूला लगाना ठीक रहेगा। क्वेश्चन होगा कि कितना शंट जोड़े, कि कितना शंट जोड़े कि इतना आई और इतना आई जी हो जाए। क्या जनता समझ पा रही है? जैसे मैंने यहां दिखाया था 2 एम्पियर मेन करंट जिसको मेजर करना है, और जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो 0.02 है, वो रख दे यहाँ पे। मैं अभी इसी के लिए एग्जांपल करता हूं। बताओ आरएस मुझे निकालना है इसी एग्जांपल के लिए, जिसमें आरजी हमारा कितना था 20, आईजी कितना था 0.02, आई कितना था 2 माइनस 0.02। तो ये लगभग आंसर मैं लगभग निकाल दूं, ये 20 इंटू 0.02 ये आएगा, जनता बताए, ये लगभग 2 ही आएगा। हाँ, आर जी 20 था, आई जी 1.98 आएगा। चलो 1.98 लिख देता हूं। इसको इससे डिवाइड करो जरा, डेसिमल हटाओगे तो ये कितना आ गया, ये आएगा लगभग 90 नहीं 99, हाँ 99। तो 20 में 99 डिवाइड करो, ये लगभग कितना आ गया, 20 में 99 डिवाइड करो 0.2 के आसपास आ गया। अरे 99 को 100 कर दो 0.2 के आसपास, तो आर शंट कितना होना चाहिए 0 पॉइंट, मैंने 0.2 ही लगाया था, वो क्वेश्चन प्लांट है इसलिए ऐसा लग रहा है। पूछा जाएगा आरएस कितना लगाना चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि मेन करंट 2 हो तो आईजी कितना हो 0.02, तो उसके लिए कितना शंट जोड़ना चाहिए।
अब अगली बात हम क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। तो ये टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिज्म का, अचानक से ये बातें क्यों आ गई हैं, केवल इसलिए क्योंकि इसमें टॉर्क का एक फार्मूला यूज हुआ है NIAB। कुछ लोग इसको करंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि जब पूरा इसका आधार ही वहीं से बना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स टॉर्क महसूस करता है, तो हम लोग उस जगह से अच्छा इस जगह पे पढ़े तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नोट कर लिया भाई, क्या रहेगा, करो जल्दी करो। तो हम लोग करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या देता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस या तो रजिस्टर के अक्रॉस क्रिएट हो सकता है या तो किसी बैटरी के अक्रॉस हो सकता है, यानी ये जब भी लगाया जाएगा तो किसी डिवाइस के किसी पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल में लगाया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल रजिस्टर का ले रहा हूं, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, और यहां मैंने कुछ बैटरी लगाई है 40 वोल्ट की। मुझे बताओ 40 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें कितना वोल्टेज आएगा और इसमें कितना आएगा, बिना पेन चलाए कोई फील कर पाएगा? एक में 10 वोल्ट आएगा और एक में 30 वोल्ट आएगा, बिल्कुल हाँ, 1:3 का रेशियो आएगा भाई। 40 है तो दोनों मिला के 40 होना चाहिए और उसको 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हमें अगर कोई वोल्ट मीटर लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, मान लिया इसका वोल्टेज मेजर करना है तो इधर 2 पॉइंट पे लाएंगे, यहाँ अपना डब्बा लगा देंगे और वो डब्बा हमारा वही गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा है, ठीक है। क्या ये जो गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा है इसका अपना एक RG होता है और मैं बार बार कितना ओम ले रहा हूं, 20 ओम, फॉर एग्जांपल 20 ओम है। सोच के देखो यार, पहले इसका वोल्ट 10 था, बिफोर करेक्शन, बिफोर गैल्वेनोमीटर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम वाज 10 वोल्ट, था कि नहीं, 10 था। लेकिन क्या अभी भी इसमें 10 वोल्ट है यार? अभी कहानी बहुत बदल गई है आफ्टर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर। मुझे बताओ, इसका 15 ओम है और इसका, मैं थोड़ा इजी करता हूं, 20, इसको मैं 50 वोल्ट कर रहा हूं, इसको 20 कर रहा हूं और इसको 5 कर रहा हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं। बताओ 20 और 5 है यानी 4:1, 4:1, तो इसमें कितने वोल्ट आएगा, 40 वोल्ट, और इसमें कितना आएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। तो अभी 5 ओम 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट कितना था, 20 ओम कितना है, 40 वोल्ट। इधर से शुरू करते हैं कि इस 20 ओम में 40 वोल्ट तब था जब हमने गैल्वेनोमीटर लगाया नहीं था। अब मुझे बताओ मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर कितना हो गया, इसका 10 और बगल में 5, टोटल कितना हो गया, 15 ओम सर्किट का न्यू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इतना हो गया। तो करंट कितना आएगा, 50/15। तो फिर बताओ इस 15 ओम के अक्रॉस
ये पूरा 15 ओम हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना आएगा? अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना आएगा? 15/15 इंटू 10। तो ये लगभग कितना आएगा? 100/3 यानी कितना? 33.33 वोल्ट। क्या ये वोल्टेज पहले जैसा रह गया? नहीं रह गया, कम हो गया। पहले 40 था, अभी कितना आ रहा है? और ये सब पता है क्यों हुआ है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस 20 ओम था। अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता ना तो ऐसा नहीं होता। अब मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूं। इफ आरजी इज इनफाइनाइट, बताओ अगर आरजी इनफाइनाइट होता तो बता रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाता? ए एंड बी, या 20 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाता? 1/R इफेक्टिव 1/20 प्लस 1 इनफाइनाइट कितना आ जाता? भाई दोनों है ना। अगर आरजी इनफाइनाइट होता तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में, जैसे अभी 20-20 कितना हो गया था? 10। 20-20 10 हो गया था। वो 20-20 10 ना होता, तब 20 का 20 ही रहता। यानी हम क्या उम्मीद करते हैं आइडियल वोल्टमीटर से? हाँ, है ना? टू यूज वोल्टमीटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट, voltmeter without disturbing the circuit its resistance must be very high। अब यार इनफाइनाइट तो नहीं, हम प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं तो वेरी हाई लिख रहे हैं। हालांकि सही देखा जाए तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो वो सर्किट को डिस्टर्ब, क्यों? क्योंकि 20 ओम 20 ही ओम बना रहेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता तो जो करंट पहले पास कर रहा था वही करंट बाद में पास करता, इसमें कोई करंट ना जाता। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमें रिक्वायरमेंट समझ में आई कि वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये स्टेटमेंट ही लोग याद रखते हैं, इतना डिटेल में जाके कोई नहीं समझता है। बट ठीक है, वजह देते हुए समझेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफाइनाइट होने से फायदा क्या है कि गैल्वेनोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, कोई सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब क्या करें? अ सीरीज शंट, हालांकि सीरीज शंट वर्ड नया है, ज्यादातर लोग शंट का मतलब पैरेलल ही समझते हैं, लेकिन ये लिखा जाने लगा है अब किताबों में। अ सीरीज शंट मस्ट बी एडेड विद गैल्वेनोमीटर। अ सीरीज शंट, ये भी हाई रेजिस्टेंस का। क्या पिछली बार हम लोगों ने पैरेलल शंट लगाया था लो रेजिस्टेंस का, और अब मैं क्या कह रहा हूं हाई रेजिस्टेंस का सीरीज शंट लगाना चाहिए। यानी हमारा गैल्वेनोमीटर का डब्बा जिसका अपना कम रेजिस्टेंस है, उसके बगल में हमने क्या लगा दिया? एक आर सीरीज शंट। तो क्या इस नए डब्बे का नाम अब क्या बन गया? वोल्टमीटर। पिछली बार नया डब्बा बनाने से पहले हमने पैरेलल शंटिंग करी थी, और अब हमने क्या किया है? सीरीज शंटिंग करी है। लेकिन फिर से एक समस्या आ गई। पहले इतना समाधान समझ लें, फिर समस्या, नई समस्या फिर से समझना है।
आपने 20 नोट कर दिया, तो आई नॉट 50/25 नहीं होगा? क्यों? इन दोनों का 20 कितना हो गया? 10 और 10 प्लस 15 हो गया। कि मैं 5 ना भी दिखाता तो ज्यादा इजी लगता तुम लोगों को। चलो अच्छा, अब ये बताओ ये 50 वोल्ट का वोल्टेज है, इसमें मैंने सीरीज शंट लगा दिया है और सीरीज शंट लगाने की वजह से ज्यादातर करंट इसी से पास कर रहा है, इसमें बहुत थोड़ा करंट जा रहा है। लेकिन करंट कम जाए या ज्यादा, मुझे बताओ। अगर इसके वोल्टेज 40 वोल्ट के आसपास है तो इसका वोल्टेज भी 40 ही आएगा। वो 40 से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये परफेक्ट इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन अब ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो इसका आरएस मिलने के बाद मान लिया कि आरएस 1000 ओम का है, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस हमने लगाया है, और ये मात्र कितना था? 20 ओम का। तो क्या 20 ओम और 1000 ओम में मिलके इस समय कितना वोल्टेज है? 40। तो इस 40 का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा? मुझे बताओ। ये दो सीरीज रजिस्टर है जिसके अक्रॉस 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट इन दोनों में मिला के। तो क्या 40 वोल्ट अगर इस पूरे दोनों में मिला के है तो ज्यादा वोल्टेज किस में आएगा? इस वाले में। ये उससे 50 गुना ज्यादा है, ये 20 है तो ये 1000 है, और अगर 50 गुना ज्यादा है तो 50 गुना ज्यादा वोल्टेज इधर आएगा, यहां कम आएगा। अब मैं कुछ एक अंदाजा दे रहा हूं कि जैसे मान लिया यहां पे 39.6 आ गया तो इसमें कुछ 0.4 आ गया, इस लेवल का अंतर होगा। मैं एक रफली अंदाज दे रहा हूं, बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है। मुझे बताओ 40 वोल्ट हमें मेजर करना था, यहां 39.6 आया और इसमें कितना आया है? 0.4। तो क्या जिसमें वोल्टेज को हमें मेजर करना था, क्या गैल्वेनोमीटर वाले डब्बे को वो नहीं मिल रहा है? वोल्ट मीटर वाले डब्बे को वो मिल रहा है, लेकिन इंडिकेटर किस पे लगा है भाई? हमारी जो इंडिकेटर और सुई लगा है वो किस पे लगा है? गैल्वेनोमीटर वाले डब्बे पे। तो क्या उस डब्बे को 40 वोल्ट कुछ मिल रहा है? 0.4 वोल्ट। तो फिर से अब हम क्या करने वाले हैं कि 0.4 के लिए इंडिकेटर जितना घूमेगा उसके सामने क्या लिख देंगे? 40। फिर 0.5 के सामने क्या लिख देंगे? बशर्ते इसके Vg और मेन करंट V में लीनियर रिलेशन हो, तो ऐसा रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। और वो रिलेशन क्या आता है? V बराबर Vg 1 प्लस RS बाई RG। जरा ध्यान से देखना, पिछली बार भी मैंने ऐसा ही रिलेशन दिया था, बट वहां RS नीचे था, इस बार RS। तो ये कैसे याद रहे? कंफ्यूजन बहुत है। याद ऐसे रख सकते हैं कि बड़ा वाला ऊपर रहता और छोटा वाला, पिछली बार कौन बड़ा था? आरजी बड़ा था। अरे शंट तो बहुत छोटा लगाया था, इस बार कौन बड़ा है? आरएस। कुल मिला के इस फैक्टर को बड़ा होना चाहिए, और बड़ा तभी बनेगा जब बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर होगा, तो बड़ा ऊपर रहेगा। चलो इसी को मैं एक और लुक में ला रहा हूं। बहुत सारे लोग इस लुक में याद रखते हैं, मुझे भी उसी लुक में याद रहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये वाली आती है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। मुझे बताओ आरएस का फॉर्मूला क्या बन गया? V माइनस बीजी अपॉन वीजी इंटू क्या? आरजी। मुझे बताओ आरएस आरजी के बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है? आरएस आरजी से बहुत बड़ा होता है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। तो बताओ बड़ा फैक्टर कहां होगा? ऊपर। छोटा फैक्टर कहां होगा? तो देखो V माइनस बीजी बड़ा होगा या वीजी बड़ा होगा? तो वीजी तो बहुत कम होता है, V बहुत, तो बड़ा टर्म ऊपर है और छोटा टर्म। बस तो ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर मुझे आरजी पता है, जो मेजर करना वोल्टेज वो पता है, और जितना गैल्वेनोमीटर को मिल रहा है वो पता है, तो बताओ कितना शंट उसमें जोड़ा जाए?
तो पिछली बार समस्या आई थी कि जिस करंट को हमें मेजर करना था वो एमीटर गैल्वेनोमीटर वाले डब्बे को नहीं मिल रहा था, है ना। तो हम लोगों ने डब्बे को बेवकूफ बनाया था। अब समस्या क्या आई, जिस वोल्टेज को मेजर करना है वो वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा है, तो हमने डब्बे को बेवकूफ बनाया है। कैसे बनाया है, मिल रहा है कम, दिखा है ज्यादा, है ना। और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिस अंदाज में वो बढ़ेगा उसी अंदाज में दूसरा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर, ये देखे जरा, क्वेश्चन देखे जरा। ये एक नाम लिखा है फिगर ऑफ मेरिट, इस नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये एक्चुअली सेंसिटिविटी का उल्टा टर्म है, फिगर ऑफ मेरिट। तुम्हें बस इसकी यूनिट्स पे ध्यान देना है, 0.005 एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब इसका एक डिवीजन कितना मेजर करता है, 0.00, और टोटल कितने डिवीजन है इसमें, 30। तो इसका मतलब ये फुल डिवीजन जब इसका पूरा इंडिकेटर घूमता होगा तो ये कितना मेजरमेंट करता होगा, 0.005 एम्पियर एक डिवीजन पे। तो 30 डिवीजन में कितना करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा कुछ 0.15 एम्पियर इसका मैक्सिमम लिमिट है। किसका, ये गैल्वेनोमीटर का, यानी आईजी की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, आईजी की वैल्यू 0.15, यानी गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा करंट अपने अंदर नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। आईजी की लिमिट पता चल गई, लेकिन हमें, अच्छा आई की लिमिट पता चल गई आईजी की। अच्छा इन्होंने वोल्ट मीटर बनाया, तो क्या आईजी के साथ आरजी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या पता चल गया, गैल्वेनोमीटर का वीजी पता चल गया। क्या पता चल गया, वीजी। वीजी मतलब जो गैल्वेनोमीटर को मिलने वाला है। और हमें मेजर कितना करना है, 15। तो ये हमें क्या पता चल गया, जिसको मेजर करना है V पता चल गया। दो ही चीजें तो होती हैं, V और VG पता चल गया। RG तो दिया ही है, कितना, 20 ओम। तो क्या हमें पता चल जाएगा कितना शंट जोड़ना है। देखो तुम्हें पूरी लैंग्वेज में से यही सब चीजें निकालना है। क्या क्या निकालना है, VG, V और RG, बस इतनी चीजें निकालना, तो RS आ जाएगा कि नहीं। अब कैसे पेश कर रहे हैं वो तरीका बदल सकता है। तो अब जरा इसमें फिर से एक बार सोच के एंड तक पहुंचे जरा अपने आप से, क्या दिया है और कैसे दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने फिगर ऑफ मेरिट करके दिया है। फिगर ऑफ मेरिट हमें उससे मतलब नहीं है, उसकी यूनिट से मतलब है। 0.005 एम्पियर पर डिवीजन दिया है। और कितने डिवीजन है पूरे डिवाइस पे, यार ऐसे ऐसे कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है। तो बता इसका आईजी मैक्स कितना आ गया, वो आ गया 0.005 इंटू क्या 30, यानी कितना 0.15। यार 30 इंटू 5 150 और 3 डेसिमल 3 डिजिट के बाद ये क्या आ गया, आईजी मैक्स। कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ वीजी मैक्स कितना, हमें वोल्टेज V कितना है जो हमें मेजर करना है, कितना, हम 15 वोल्ट तक मेजर करना चाहते हैं, यानी वो मैक्सिमम इतना ही मेजर करना चाहते हैं। 15 वोल्ट का मतलब इसकी फुल स्केल में 15 वोल्ट हम मेजर करना चाहते हैं। VG कैसे पता चलेगा, हमें यार आईजी पता चल गया है तो VG कैसे पता चलेगा। अरे गैल्वेनोमीटर का, अगर हमें गैल्वेनोमीटर वोल्टेज पता चल, आईजी करंट पता चल गया है तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज कैसे पता चलेगा।
आई इंटू आर। ठीक है, तो ये 0.15 के साथ आर कितना दिया है, हाँ 20, तो ये आ गया 300 और 2 डेसिमल के बाद यानी कितना आ गया 3 वोल्ट। जो मेजर करना है V वो आ गया है, यानी यहां पे V क्या होता था, वोल्टेज टू बी मेजर, V होता था वोल्टेज टू बी मेजर, जिसको मेजर करना है, और VG क्या होता था, गैल्वेनोमीटर वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमें क्या गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज भी पता है और जिसको मेजर करना है उसका भी पता है। तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे इंटू क्या आरजी। अब देखो यार वहां भी ऐसे ही फॉर्मूला था, लेकिन वहां ज्यादा वाला आई माइनस आई जी था, वो नीचे रहता था। लुक वही है लगभग 15 माइनस वीजी 3 डिवाइड बाई वीजी 3 आरजी 20। बता यार सॉल्व करके कितना आ गया 80। यही आंसर हो गया। क्या समझ में आई बात, कैसे करना है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे पेश किया गया। चलो ये पूरा क्वेश्चन अपने आप करेगी जनता। सीधे सीधे आखिरी फॉर्मूले पे बातें होती, बीच की स्टोरी बस इसलिए मैंने समझाई है तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग में ये बात रह जाए। ये टॉपिक जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी फिसल जाता है, क्योंकि पूरी बातें किसी को नहीं पता रहती। इसलिए मैंने सारी बातें बताई कि दिमाग में ये बात रह जाए कि लैंग्वेज इतनी गंदी क्यों होती है इसकी, क्योंकि इसकी स्टोरी बड़ी गंदी है, इसकी ओरिजिन की। हाँ -4 है। तो इसमें बता क्या क्या दिया है, उसको यूज करना है। आ गया कितना 200 और लोग लाए VG IG। अच्छा उसमें डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, IG इंटू RG, तो VG आ गया, शायद सही है। अपने आप डिसाइड करें क्या दिया है क्यों दिया है। लैंग्वेज कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका आंसर निकालने में समय नहीं लगता है। सब डेटा उठाओ और उसको फार्मूले में रखना है, सिंपल। हाँ भाई, गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस 50 ओम, मतलब क्या दिया है आरजी। कुछ नहीं यार, तुम बस डेटा एक्सेस करो। इसमें कितने डिवीजन है, 25 डिवीजन है। अगली लाइन क्या कहती है कि 4 इंटू 10⁻⁻4 एक डिवीजन पे करंट देता है। कितना 4 इंटू 10⁻⁻4। तो बता एक डिवीजन में ये क्या पर डिवीजन का करंट है कि नहीं है, ये करंट ही है, बट एक डिवीजन, हमें एक डिवीजन से थोड़ी मतलब है, उसकी पूरी क्षमता की बात है। तो बताओ उसका VG मैक्स कितना होगा, वो होगा 25 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना आ गया 10⁻⁻2 एम्पियर। ये पहले तो समझे, ये एक तरह से VG मैक्स आ गया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में वो गैल्वेनोमीटर इतना करंट लेता है, ये मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर इतना करंट फुल स्केल पे लेता है। ठीक है करंट, लेकिन हमें बनाना क्या है, एमीटर या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बनाना है। तो हमें चाहिए इसका VG। अरे ये तो
ये तो IG आया है, तो हमें चाहिए VG, तो VG क्या होगा IG इंटू IG है -2 और RG कितना है 50, तो ये कितना आ गया VG आ गया, VG आ गया। अब हमें मेजर कितना करना है 2.5 वोल्ट, यार VG इतना है, मेजर कितना करना है 2.5, तो हमें R शंट बताना था, तो R शंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है V माइनस VG अपॉन VG इंटू वॉट, तो V कितना हो गया, इसको जरा 0.5, ये है 2.5 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 इंटू RG 50, 2 अपॉन 0.4 इंटू 50 कितना आ गया, क्या जनता समझ पा रही है? इतना भी मुश्किल नहीं है, देख के भले लैंग्वेज गंदी लगती है बट इतना समय नहीं लगता इसका आंसर लाने में, डेटा उठाओ आंसर लाओ, है आसान। सब वही आ रहे हैं वोल्टेज वाले ही, करेंगे, देख के डर लग रहा होगा, मैं थोड़ा डर कम करता हूं। ये गैल्वेनोमीटर है 100 ओम का, ठीक है, उसके बगल में ये सीरीज में रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। अगर ये रजिस्टर यूज करते हैं तो वो 2 वोल्ट मेजर करता है, ये रजिस्टर यूज करते हैं तो वो, बल्कि ये नहीं, ये दोनों यूज करते हैं तो कितना आता है 10 वोल्ट, फिर ये तीनों यूज करते हैं तो कितना आता है, यानी ये 10 भी मेजर कर सकता है इन दोनों तार को यूज करने पे, 2 भी यूज कर सकता है इन दोनों एंड को यूज करने पे, और 20 भी कर सकता है। अच्छा, ये इसकी रेंज बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि वो अपने अंदर एक्स्ट्रा शंट लेता जा रहा है। देखो जरा, 2 वोल्ट की मात्र इसने R1 अपने अंदर रखा है, ये दोनों वायर तो सर्किट के बाहर हो गए ना, जब 10 वोल्ट ये मेजर करता है तब इसने R1 प्लस, और जब ये 20 वोल्ट पूरा मेजर करेगा तब इसने R1 प्लस, तो जैसे जैसे रेंज बढ़ाएगा वैसे वैसे R बढ़ेगा। अच्छा बताओ, V2 भी मेजर, जिस वोल्टेज को हमें मेजर करना होता वो बदलेगा तो शंट की रिक्वायरमेंट नहीं बदलेगी, नहीं, तो यार जब 2 वोल्ट मेजर कर रहा है तब R1 की जरूरत है, जब 10 वोल्ट मेजर कर रहा है तब R1 प्लस, जब 20 वोल्ट मेजर कर रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तुम्हें R शंट निकालना चाहिए पहले केस के लिए, फिर R शंट निकालना चाहिए दूसरे केस के लिए, तो जब ये वाला R शंट निकालो उसमें पहला वाला घटा देना तो क्या आ जाएगा R2, फिर तीसरा शंट निकालना चाहिए 20 वोल्ट के लिए, तो जो शंट आएगा उसमें पहले वाले दोनों घटा देना, तो उससे क्या निकल आएगा, क्या, यही पूछा गया कि कौन सा आंसर सही है इनमें से, ये चारों डायग्राम सेम बनाए गए हैं बट आंसर R1 R2 R3 की बताना है। करंट कितना दिया है एज अ सेंसिटिविटी में, 20 माइक्रो एम्पियर, इसमें दिख नहीं रहा है, ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर, दो चीजें मिसिंग है, ये 20 है और ये भी 20 है, 20 वोल्ट, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो ये चाहते हैं कि 2 वोल्ट भी मेजर करे, 10 वोल्ट भी मेजर करे, और 0 से 10 लिखा होता है तो तुम्हें इससे मतलब नहीं बीच में क्या रेंज है, हमें मैक्सिमम लिमिट से मतलब है, तो हम 2 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं, यानी V की जगह क्या आ गया, जो मेजर करना चाहते हैं वो कितना है 2 वोल्ट। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का
मैक्सिमा क्या है, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमा, Vg कितना है, Vg कितना है, तो इन्होंने Vg नहीं दिया, क्या दिया है, Ig दिया है, तो कोई बात नहीं, Ig से हम Vg निकालना जानते हैं ना। अच्छा Ig भी इन्होंने एक डिवीजन का दिया है, ध्यान रखना, तो पहले तो यार Vg इक्वल टू Ig इंटू Rg होता है, और Ig इन्होंने दिया है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, तो बता Ig ज्यादा कितना ये ले सकता है, 20 इंटू कितने डिवीजन है, ये मत करो आप मुझसे, तुम लोग करो भाई, कितने हैं 50, तो ये पता है कितना, माइक्रो का मतलब -6 है भाई, माइक्रो, तो ये आ गया 1000 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया 10 की पावर -3, हाँ डी सही। Ig मैक्स कितना आ गया, 10 की पावर -3, तो बताओ Vg कितना आ गया, Vg मैक्स, Rg कितना है 100, बताओ, ये आ गया 0.1 वोल्ट। दो चीजें पता चल गई, गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज ज्यादा ले सकता है, कितना ले रहा है, और गैल्वेनोमीटर करंट कितना ज्यादा है, हमें एक चीज पता चल गई Vg। मुझे बताओ आर शंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर शंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वोल्टेज हमें मेजर करना है, तो बताओ यार पहला डिवाइस हमारा 2 वोल्ट का है, तो मेजर क्या करना है हमको 2 वोल्ट, तो 2 माइनस 0.1 अपॉन 0.1 इंटू व्हाट, इंटू Rg, Rg कितना है भाई, बताओ ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1900 ओम, 1900 R1 1900 आ गया। दो ऑप्शन है, दो चूज करना है, ए और हाँ, ये तो ए है तो डी है। अब जरा बताएं, अगला शंट रेजिस्टेंस फिर से लाओ, अब हमें रेंज कितना है, 0 से 2 लिखा पहले, फिर क्या लिखा है 0 से, तो अब हमारा मेन वोल्टेज जो मेजर करना है वो कितना हो गया, 10 माइनस 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 100, अब बताओ कितना आ रहा है, तो आंसर क्या टिक करोगे, हाँ वही तो, 9900 तो पूरा शंट है, अगर तुम इसके अक्रॉस 10 वोल्ट मेजर कर रहे हो तो शंट की टोटल वैल्यू कितनी है 9900, जिसमें से R1 हम पहले से 1900 लगा चुके हैं, तो R2 का आंसर कितना होगा 8000, तो इसलिए इसका डी आंसर होगा। क्या बात समझ में आ गई, डर खत्म हो गया इसको देख के, इतना भी मुश्किल नहीं है, पेश करने का अंदाज थोड़ा अलग है, सभी यार वोल्टमीटर वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा यही क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन यार बहुत गंदे तरीके से पेश किया गया है, और इसलिए मुझे बताना ही बताना है, और ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G है, उसको किसी शंट से RS से शंट किया गया है, ठीक है, शंटेड बाय रेजिस्टेंस S ओम, तो इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये पैरेलल शंट है या सीरीज शंट है, तो बाय डिफॉल्ट शंट का मतलब पैरेलल निकालेंगे अगर कुछ नहीं दिया है। फिर कहा गया है टू कीप द मेन करंट अनचेंज, रेजिस्टेंस जो इसको सीरीज में और लगाना चाहिए। सोचो एक गैल्वेनोमीटर था, किसी सर्किट में लगा होगा जिससे उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने क्या किया है, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो क्या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बदल गया कि नहीं,
ये लगाने पे रेजिस्टेंस बदल गया तो करंट भी, हम नहीं चाहते कि करंट बदले, तो इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस सीरीज वाला और लगा दिया गया, RS, ये और लगा दिया गया। इसका बताना है और क्या मेंटेन रखना है। तो I तो तभी मेंटेन रहेगा जब इस पूरे डब्बे का, नए डब्बे का रेजिस्टेंस मेंटेन होगा। अगर पहले इस डब्बे का रेजिस्टेंस G था तो अब इतने मॉडिफिकेशन, 2 मॉडिफिकेशन करने के बाद भी G रहना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया कि एक मॉडिफिकेशन करते तो बदल जाता, एक और कर दिया तो वो फिर पहले जैसा हो गया। तो मुझे बताओ, एक मॉडिफिकेशन हुआ तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, GS बाई G प्लस S। फिर ये बगल में लगा दिया तो कितना, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, G। बस इतना करना था। तो क्या RS सॉल्व हो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। एकदम फिक्स लैंग्वेज अगर आए तो तुम्हें यही काम करना है। तो RS का आंसर कितना आ गया, G माइनस GS अपॉन G प्लस S। ये G प्लस S एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा G स्क्वायर प्लस GS माइनस GS। ये गैल्वेनोमीटर, इसमें अपने मन से सोचना है गैल्वेनोमीटर कहीं लगा है, उसमें कुछ करंट है, ठीक है। अब हमने उसमें बदलाव कर दिया तो करंट बदल गया होगा, ऑब्वियसली बदलाव फिर से कर दिया तो करंट पहले जैसा हो गया। और करंट पहले जैसा तभी होगा जब सर्किट में उसका रेजिस्टेंस भी पहले जैसा हो गया होगा। जिसको हो जाए ये क्वेश्चन ट्राई करे जरा। इन एमीटर मेन करंट का 0.2% कहां से पास कर रहा है, गैल्वेनोमीटर से। तो तुरंत सोचो ये लैंग्वेज का क्या मतलब है। बताओ एक एमीटर क्या होता है। एक एमीटर होता है एक बड़ा डब्बा जिसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक शंट रेजिस्टेंस होता है।
तो अब इन्होंने कहा है कि मेन करंट का 0.2%, तो बताओ क्या दिया है, ये क्या दिया है? अगर मेन करंट आई है जिसको मेजर करना है, तो बताओ इस डब्बे को कितना पहुंच रहा है? यस, आई का 0.2/100, 0.2% बोला है। तो ये एक तरह से पता है क्या दे दिया? अगर इसको मैं आई बोल रहा हूं तो ये क्या दे दिया? आई जी दे दिया। पहले तो इस लाइन का मतलब समझे। अब क्या कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को अगर मैं जी बोल दूं, इसके रेजिस्टेंस का नाम इन्होंने जी बोल दिया है, तो एमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ हाँ, पहली बार में पढ़ते ही हमारे मन में ये ख्याल आता है कि आरएस पूछा गया है। आरएस नहीं पूछा गया है, इफेक्टिव पूछा है। तो लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो आरएस लाने का है, तो कोई बात नहीं, पहले आरएस ला दो। आर शंट लाना तो आता है ना? बताओ आर शंट कैसे लाते हैं? इसका फॉर्मूला देखो कैसा था। इसमें क्या है कि आर शंट बहुत कम आता था, तो बड़ी चीज कहां होती थी? आरएस बहुत कम आता था तो बड़ी चीज नीचे होती थी, यानी आई माइनस आई जी नीचे होता था क्योंकि आई बड़ी चीज है, और आई जी कहां आता था? ऊपर, क्योंकि आई जी छोटी चीज है। ये बिल्कुल उससे उल्टा है पी वाले फॉर्मूले से। और इधर क्या आता है? एज ऑलवेज आर जी इधर पहले भी आता था, अब भी आता है। पहले तो ये फॉर्मूला रिकॉल कराना याद आना चाहिए कि इसमें उल्टा है मामला। अब मुझे बताओ, आई जी की जगह मैं लिखने वाला हूं 0.2I/100, 0.2I/100 आई जी की जगह लिखने वाला हूं। आर जी मुझे जी बोला गया है, तो आर एस का आंसर आ गया जो भी है। कोई मुझे बताइए कितना है? थोड़ा गंदा आएगा बट आएगा, 0.2I/100, और ये आएगा 99.8 I/100। कंफर्म करें जरा, 100 से 100 गया, आई से आई गया। हाँ, ये आ रहा है 1/449। देखा जरा क्या ये आ रहा है? ये 499 आ रहा है। हाँ, 499 आ रहा है। तो यार आर एस का आंसर आ रहा है जी का इतना। मगर क्या क्वेश्चन में आर एस पूछा है? ऑब्वियसली आर एस पूछना चाहिए था, बट एक स्टेप ही आगे बढ़ गए। अब क्या पूछा है इन्होंने? यार इस नए डब्बे को क्या कहते हैं? एमीटर। इस एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, तो हमें फिर और क्या करना चाहिए? इन दोनों का पैरेलल, यानी जी आर एस डिवाइड बाई ये बताना है हमें, आर एमीटर बताना था, आर एमीटर। तो जी हमारा कितना है? जी है। आर एस कितना है? जी बटे 499, जी प्लस जी डिवाइड बाई 499। क्या इतनी मेहनत और कर पाओगे? कितना आ गया ये? जी स्क्वायर बाई 499, और ये आ गया 500 जी बाई 499। 499 गया, जी से एक जी गया, ये आ गया जी बाई 500। इसका आंसर ए है। ये है एक्सट्रीम मेहनत कराने वाली बात। क्या बात समझ में आ रही? एक आध क्वेश्चन शायद ऐसे मिले जिसमें कहा जाएगा कि पहले वो एमीटर था, फिर उसको वोल्ट मीटर बना दिया गया। तो इसमें परेशान नहीं होना, जो पहले एमीटर था उसका रेजिस्टेंस एज गैल्वेनोमीटर ले लेना, क्योंकि वो भी एक डब्बा था जो रीडिंग दिया करता था, और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है इसमें, टॉर्क वाले टॉपिक में एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें घूमते हुए चार्ज का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाएगा। मिले थे क्या? एक चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, पढ़ा दूं? मैग्नेटिक मूवमेंट, सर्कुलेटिंग चार्ज, मैं टिक करा देता हूं। वो क्वेश्चन अभी नहीं ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 19,